जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी मोहब्बत का सबूत दें। महरीन की चाल बदल चुकी थी, जैसे बेबसी की तस्वीर बन गई हो। खुद को मजबूर और लाचार महसूस करते हुए वो चल पड़ी, और रैंप पर सबके सामने आते ही नदीम ने वो हरकत कर दी जिसकी वजह से महरीन अंदर तक हिल गई। नदीम ने महरीन की कमर में हाथ डाल लिया और उसे अपने साथ लगा लिया, जैसे कि वो दोनों लवर्स हैं। लड़के तो पहले ही महरीन के इस रूप को पागल कुत्तों की तरह देख रहे थे, और नदीम ने जिस तरह महरीन को अपने साथ लगाया, जैसे वो सबको दिखाना चाहता था कि महरीन उसकी है। जल्दी से राउंड पूरा करके महरीन तेज कदमों से भागते हुए वापस कमरे में गई और अपना ड्रेस चेंज करके पहले वाला ड्रेस पहन लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, नदीम की इस हरकत और लड़कों के गंदे कमेंट्स सुनकर। वहीं नदीम जीत का जश्न मनाने वाले स्टाइल में मनाहिल के पास पहुंचा, जो पहले ही मुस्कुरा रही थी। मनाहिल बोली, तो आखिर तुमने अपनी मर्जी कर ली, सबको दिखा दिया कि अब महरीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। हाँ हाँ। नदीम, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए, जिस लड़की के लिए सारा कॉलेज दीवाना है, अब वो मेरी है। थैंक्स, तुमने अपना काम सही से कर दिया। अब बस तुम इस जीनत को थोड़ा दूर रखना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं महरीन को लेकर जा रहा हूँ। मनाहिल, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। आज तो तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। शेरू भी नहीं आया और रीमा भी यहाँ से चली गई। नदीम, सही कहा, अब बस महरीन को अपना बनाना है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। आज वो मेरी होकर रहेगी। मन ही मन में अपने प्लान पर खुश होता हुआ नदीम अब रिजल्ट के इंतजार में था। कुछ ही देर में रिजल्ट बताया जाने लगा। जैसा कि वाज़ेह था, महरीन और नदीम को फर्स्ट चुना गया था, और बेस्ट जोड़ी भी इनकी मानी गई थी। महरीन अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे शेरू पर गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ क्यों नहीं आया अभी तक। मगर जैसे ही रिजल्ट बताया गया, जीनत और मनाहिल दोनों रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगी। महरीन ने दरवाज़ा खोला तो उसकी लाल आंखें देखकर जीनत समझ गई। महरीन दुखी है और रोकर बैठी है, हालांकि उसने आंखें साफ कर ली थीं। मनाहिल ने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर महरीन ने जीनत को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर वो जवाब देते हुए बोली, जीनत, शेरू आ रहा है, बस रास्ते में है। महरीन, मैं उससे बात नहीं करूंगी, बता देना उसे। गुस्से में रूहान सी आवाज़ में महरीन ने इतना ही कहा, और आंखों में आंसू आने से पहले वो चली गई। मनाहिल बोली, जीनत, एक काम करोगी? यार, वो मोईद की गाड़ी में शायद महरीन का एक ड्रेस रह गया है, तुम उसके साथ जाकर ले आओ। जीनत, अब ड्रेस का क्या करना है? महरीन ने चेंज तो कर लिया। मनाहिल बोली, यार प्लीज़ ले आओ ना। जीनत, अच्छा ठीक लाती हूँ, वैसे ये काम तुम्हारा वो भी कर सकता है। जीनत नाराज़ होते हुए मोईद को ढूंढने लगी, और मनाहिल ने मोईद को फ़ोन करके एक काम और कह दिया। मनाहिल, मोईद, वो जीनत आ रही है तुम्हारे पास। देखना, गाड़ी में कोई ड्रेस तो नहीं रखा हुआ महरीन का। अगर ना मिले तो वो फला टाउन के पास वाली मार्केट से एक गिफ्ट ले आना। महरीन जीत गई है और मैं चाहती हूँ उसे अपनी तरफ से एक गिफ्ट दूँ। जीनत को साथ लेकर जाना, वो मदद करेगी गिफ्ट पसंद करने में। ज़्यादा टाइम मत लगाना। मोईद मनाहिल के बात मानता हुआ जीनत के साथ गाड़ी की तरफ गया, मगर गाड़ी में कोई ड्रेस नहीं था। जीनत वापस जाना चाहती थी, मगर मोईद के कहने पर उसे भी साथ जाना पड़ा गिफ्ट पसंद करने के लिए। इधर कॉलेज में नदीम और महरीन दोनों को प्राइज़ दिया गया।
प्राइज मिलते ही महरीन और नदीम दोनों वापस आ गए। हर कोई उन्हें मुबारक दे रहा था। नदीम खुशी से फूले नहीं समा रहा था, मगर महरीन जैसे जीत कर भी दुखी थी और मन ही मन में शेरू पर नाराज थी। नदीम: क्या हुआ महरीन, तुम कुछ अपसेट हो? चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कहीं चलकर पार्टी करते हैं। महरीन: मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, अभी, इसी वक्त। मनाहिल: अरे, ऐसे कैसे घर जाना है? आज तो पार्टी होगी, वो भी ग्रैंड। आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। महरीन: मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है, मेरा मूड ठीक नहीं है। नदीम: लगता है शेरू की वजह से महरीन नाराज हो गई है। होना भी चाहिए, तुम उसे इतनी आसानी से माफ मत करना, और बात भी मत करना। ये कोई बात है भला? इतने खास मौके पर भी नहीं आया, जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। महरीन: मनाहिल, प्लीज मोहित को बुलाओ, मुझे घर जाना है। मनाहिल: यार, वो तो जीनत के साथ गया है, अभी उसे टाइम लगेगा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया है। महरीन मायूस हो गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ एक पल रुकने का। अब सच में वो शेरू से बेहद नाराज थी। नदीम: एक काम करते हैं, मेरी बाइक यहीं खड़ी है, तुम कहो तो घर छोड़ देता हूँ। बस रास्ते में ज़रा एक दोस्त को ड्रेस वापस पकड़ाने हैं, रास्ते में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मनाहिल: अगर तुम्हें अभी घर जाना है तो नदीम के साथ चली जाओ। महरीन नाराज़गी और गुस्से में नदीम के साथ जाने को तैयार हो गई, और नदीम भी महरीन को लेकर पीछे के रास्ते से और ऑडिटोरियम से निकला, ताकि उस पर नासिर और उसके दोस्तों की नज़र ना पड़े, क्योंकि ये प्लान उसने किसी और को भी नहीं बताया था। नदीम महरीन को बाइक पर बिठाकर निकल गया उस जगह जो मनाहिल को भी नहीं पता थी, और महरीन मन ही मन में शेरू पर नाराज थी और जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। मैं जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचने के लिए बाइक को हवा में उड़ाता हुआ जा रहा था। मैं जानता था मुझे देर हो चुकी है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे एक एक लम्हा जिंदगी मौत की घड़ी है। महरीन की डायरी पढ़कर उसके मन की तड़प जानकर मैं खुद अंदर से उसकी तड़प महसूस कर रहा था, और अब बस महरीन से मिलना चाहता था। जीनत ने फ़ोन पर बताया था कि कंपटीशन ख़त्म हो रहा है और जल्दी आने का कहा था। महरीन मेरे न पहुंचने पर नाराज़ हो रही थी, मगर आज उसकी सारी नाराज़गी मुझे दूर करनी है। उससे ये इजहार करके जो प्यार उसके अंदर है, वो मैं भी बचपन से महसूस करता आया हूँ। बस इस एहसास को अट्रैक्शन समझता रहा और खाला के डर से दूर रहा, ताकि मेरी वजह से निघत खाला कहीं मुझसे इतना नाराज़ ना हो जाए कि कभी मेरी शक्ल ना देखें। मगर उनके बदलने के साथ ही मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। पहले मायरा मामी, फिर महविश और फिर रीमा मेरा प्यार बन गई थी। कहीं ना कहीं इन सब की वजह से महरीन के लिए जो दिल में एक लगाव सा था या प्यार था, वो दब गया था। लेकिन ये पहले से ही मेरे अंदर मौजूद था और आज भी है। रीमा ने मुझे महरीन की डायरी के बारे में बताया था और उसके प्यार के बारे में। उससे ये जाहिर था कि रीमा जानती है, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया था मैं महरीन को उसका प्यार दिलाऊंगा। आखिर रीमा ऐसा क्यों चाहती थी, इसका जवाब मुझे रीमा से मिल सकता था, मगर उससे भी अहम बात ये थी कि महरीन क्या सोचेगी मेरे बारे में जब उसे रीमा के बारे में पता चलेगा। जो भी हो, रीमा के बारे में महरीन से कुछ भी छुपाना गलत होगा, इसलिए महरीन को रीमा के बारे में भी बताना होगा।
ये बातें मेरे जहन में घूम रही थीं। कॉलेज जाते वक्त जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो बाइक को खड़ा करके भागता हुआ ऑडिटोरियम की तरफ गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी निगाहें महरीन को तलाश करने लगीं, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। मैं दीवाना वार उसे तलाश करने लगा, मगर महरीन क्या, उल्टा मुईद, जीनत, रीमा में से कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। मैं चेंजिंग रूम की तरफ भी गया, मगर वहाँ महरीन नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तो सायमा मिल गईं। सायमा, महरीन को ढूंढ रहे हो? वो अभी अभी नदीम के साथ इधर गई है, पीछे की तरफ रूम है। मैं उस वक्त महरीन के लिए इतना बेचैन था कि मैंने सायमा की बात सुनते ही उस तरफ दौड़ लगा दी। मैं जैसे ही उस रूम के पास पहुंचा तो बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया, जहां दरख्शा खड़ी थी। शेरू, तुम यहाँ? महरीन कहाँ है? दरख्शा, महरीन तो गई नदीम के साथ एंजॉय करने। आओ तुम भी मज़े कर लो, जैसे वो करने गए हैं। दरख्शा की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भागकर सीधा उसके गर्दन दबोच ली। मेरे अंदर एक लम्हे में ही गुस्सा इतना भर गया था कि खुद पर काबू नहीं रहा और उसका गला दबा दिया। शेरू, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर महरीन के बारे में कुछ गलत कहा। दरख्शा की आवाज़ तो बंद थी, वो मुझसे खुद को छुड़वाने के लिए मचल रही थी। मेरे हाथ की ग्रिप से आज़ाद होने के लिए उसने अपना नाखून मेरी कलाई, हाथ और गर्दन पर गाड़े। जब उसकी सांसें बंद होने लगीं तो मैंने उसे छोड़ा। दरख्शा, अखूं अखूं, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दरख्शा की जैसे ही सांस संभली, उसने रुक रुक कर ये कहा और एक झटके में अपनी वन पीस शॉर्ट ड्रेस उतार फेंका। मैं उसे देखता रह गया। ये क्या कर रही है? दरख्शा, बचाओ, बचाओ, छोड़ो कमीने, छोड़ो मुझे। दरख्शा जोर से चीखने लगी। मैं उसकी चाल समझ गया। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये सब दरख्शा की चाल थी और सायमा भी उसका साथ दे रही थी। ये देखकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मुझे उस वक्त महरीन से मिलना था और ये लोग मुझे फंसाने में लगे थे। मैंने आगे बढ़कर दरख्शा के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। शेरू, दिखा दी ना अपनी औकात। तुझ जैसी घटिया औरत ज़ात के नाम पर दाग है। दरख्शा, अभी तुझे मेरी और अपनी औकात पता चल जाएगी। रुक, अभी तेरा बाप आ रहा है। बचाओ, बचाओ। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और बाहर से आवाज़ें आ रही थीं। बाहर पता नहीं कौन लोग थे। वो मुसलसल दरवाज़ा खोलने का कह रहे थे, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा खुल गया और सबसे आगे रफ़ीक सर थे। दरख्शा, देखिए सर, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। इसने मुझे यहाँ मारा और गला दबाने की भी कोशिश की। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। दरख्शा के चेहरे पर जो अभी मेरे थप्पड़ का निशान पड़ा था, उसे दिखाते हुए कायनात मैडम को रो रो कर ड्रामा करके बता रही थी। इतने में सायमा भी आ गई। सायमा, मैडम, ये बहुत बड़ा कमीना है, देखिए, इसने मेरे और दरख्शा के वीडियो क्लिप्स बनाए हुए हैं। ये हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि हम इसकी बात मान लें, नहीं तो ये हमें बदनाम कर देगा। देखिए मैम, आप खुद देख लीजिए ये वीडियो, जो इसने पता नहीं कैसे बनाई है, हमारा चेहरा लगाकर। सायमा ने अपना मोबाइल कायनात मैडम को दे दिया, जिसमें उसने वीडियो क्लिप प्ले कर दिए। शेरू, ये सब झूठ है, ये इन दोनों की साजिश है मेरे खिलाफ। सायमा, तुम्हारा पोल अब खुल चुका है, आज तो सीधा जेल जाएगा। मैडम, अब जल्दी से इसे पुलिस के हवाले कीजिए। कायनात मैडम कभी वीडियो देखती तो कभी मुझे। उसके चेहरे पर कश्मकश वाले रंग थे कि वो करे तो क्या करे, मगर साथ में जो आरिफ सर और बुसरा सर थे वो आगे बढ़कर आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया। आरिफ,
तेरी हिम्मत कैसे हुई इन भोली भाली लड़कियों के साथ ऐसा करने की? मुझे पहले से ही तुम पर शक था। आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है शेरू। सर, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। बुसरा, झूठ है? हम बेवकूफ़ नज़र आते हैं तुझे? आरिफ साहब, बुलाओ पुलिस को, आज इसे पुलिस के हवाले करना है। दोनों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे कि अचानक रफ़ीक सर आ गए और मुझे दोनों से अलग किया। रफ़ीक, रुक जाइए आरिफ साहब, शेरू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमें इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए। बुसरा बोला, अब कैसी तफ्तीश रफ़ीक साहब, सच सबके सामने है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सबने देख लिया। समीना फूफी की आंखों में आंसू थे। वो चुप खड़ी सब देख रही थीं। उन्होंने कायनात मैडम के हाथों से मोबाइल लेकर खुद देखने लगीं। सायमा बोली, इसमें वो मैसेजेस भी हैं जो इसने अपने नंबर से भेजे थे। आप देखो मैडम, ये देखिए, इसी का नंबर है। सायमा समीना फूफी को अपना मोबाइल और मैसेज दिखाने लगी। तभी रोजीना वहां आई और आते ही सायमा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। रोजीना, दिखा दी ना अपनी औकात फूफी। ये सब झूठ है, ये सब इन दोनों की चाल है और इसमें नदीम भी शामिल है। कुछ दिन पहले शेरू के मोबाइल को चोरी करके इन लोगों ने ही इसके मोबाइल को हैक करके ये सब खुद ही भेजा है, अपने और लाइबा के मोबाइल पर। आप लाइबा से भी पूछ सकती हैं। और तुम साहिबा, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी बेवकूफ़ हूं कि शेरू पर इतनी जल्दी शक कर लूंगी? शक तो मुझे पहले ही हो गया था इस नदीम पर। खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है और दूसरों को बेवकूफ़। एक शरीफ इंसान पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा दिए, वो भी इस पर जिसके बिना इसका एडमिशन तक नहीं हो सकता था इस कॉलेज में। कहाँ है वो? आज इसके सारे कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दूंगी मैं। नसरीन, इधर आओ, बताओ सबको वो कैसा लड़का है, क्या किया है उसने अपने शहर में। फूफी, ये नसरीन है और ये नादिरा। ये दोनों नदीम के ही कॉलेज में थी इसके शहर में, और इसने वहाँ क्या किया है इनसे ही सुन लीजिए। नसरीन, रोजीना सच कह रही है मैडम। नदीम बहुत घटिया इंसान है। इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है और एक लड़की की वीडियो वायरल भी कर दी थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। नदीम को कॉलेज से इसलिए निकाला गया था। जब रोजीना ने बताया कि वो यहाँ भी ये सब करने वाला है, तो हम दोनों आपके पास आ गईं। वो लड़की हमारी ही दोस्त थी। मैडम, जिसकी जिंदगी नदीम ने बर्बाद कर दी। दरख्शां, ये सब झूठ है, आप नासिर से पूछ लो। चटाख, एक और थप्पड़ की आवाज़ गूंजी, जो इस बार दरख्शां के गालों कर पड़ा था, वो भी रोजीना के हाथों से। रोजीना, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम भी कोई चाल चल सकती हो? नासिर, बताओ फूफी को सब। मैं तो ये सब सुनकर हैरान था और मेरे साथ बाकी सब भी हैरान थे। रोजीना अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर आई थी जो कॉलेज गर्ल्स नज़र आ रही थीं, और उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मैं दंग रह गया। तभी नासिर भी आगे आया। नासिर को देखकर मैं हैरान था कि वो मेरे हक में बोलने वाला है। नासिर, जी फुफ्फी, रोजीना ने जो कुछ भी कहा सब सच है। ये सब नदीम और इन चारों का प्लान था, शेरू को बदनाम करके कॉलेज से निकलवाने का। ये तमाम वीडियोस और मैसेजेस इन लोगों ने ही प्लांट की हैं। शेरू का इसमें कोई कसूर नहीं। रोजीना, और ये भी सुन लीजिए इन लोगों की अपनी ज़बानी कि क्या प्लान बनाया था इन लोगों ने। मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी इन लोगों को, इसलिए इनका साथ दिया। वो नदीम तो ज़्यादा ही चालाक था, जो खुद पीछे रहकर इन सब से काम करवा रहा था।
इसलिए इसका पोल खोलने के लिए इसी के शहर जाकर नसरीन और इसको लेकर आई हूँ। बुलाएं सर पुलिस को, इन सब को जेल रवाना करें, एक ब्राइट इनोसेंट स्टूडेंट को बदनाम करने के जुर्म में। रोजीना यहाँ शेरनी की तरह धाड़ रही थी और सबकी बोलती बंद कर दी थी। रोजीना ने एक वीडियो प्ले कर दी जिसमें दरख्शा और साइमा नदीम को प्लान के बारे में बता रही थीं। शायद नशे की हालत में थीं वो दोनों। मैं रोजीना को क्या समझ बैठा था और वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मेरी नज़र रीमा पर पड़ी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी समीना फुक्की में भी गुस्से से साइमा और दरख्शा को ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। समीना, शेरू को बदनाम करने की कोशिश कैसे की तुम लोगों ने? शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों में। अब देखते हो तुम लोगों को कौन बचाता है। साइमा और दरख्शा के गाल लाल हो चुके थे और वो रोने लगी। वहीं अशरफ और बिलावल ने खिसकने की कोशिश की तो नासिर ने ही दोनों को कॉलर से पकड़कर धर लिया। रफ़ीक सर ने बसरा और आरिफ सर को देखा तो वो दोनों शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगे। रफ़ीक, इन चारों को प्रिंसिपल सर के पास लेकर चलो, वही फैसला करेंगे इनका क्या करना है। समीना, नहीं सर, इन चारों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप इन्हें लेकर जाओ, मैं अभी रोबीना को बुलाती हूँ। समीना फुप्पी ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और फ़ोन लगा दिया। रोजीना तब मेरी तरफ पलटी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर मेरी आंखों में अब नमी थी। मैं रोजीना को कितना गलत समझ बैठा था। ये देखकर रोजीना मेरे पास आ गई। रोजीना, नहीं, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। शेरू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें। रोजीना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझो। अच्छा हुआ जो तुम सब ने गलत समझा और मेरा नाटक काम कर गया, वरना इन लोगों की असलियत कैसे पता चलती। वैसे तुम्हें क्या सच में लगा था मैं तुम्हारे खिलाफ कभी जा सकती हूँ? देखो, अब तो नासिर भी बदल गया है। उसने भी इसमें मेरी मदद की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। रोजीना ने इशारे से नासिर को बुलाया और नासिर ने भी आते ही मुझे गले लगा लिया।